नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के बीजेपी सरकार पर बड़े आरोपों की, चुनावी बॉन्ड पर बड़े खुलासे की। बात करेंगे चुनाव आयोग की पीएम मोदी के प्रचार पर कार्रवाई की, दिल्ली के सीएम को ईडी के समन पर हाईकोर्ट के फैसले की। जानेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोर्ट में कैसे घिरी मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। तमिलनाडु में 9 उम्मीदवारों की घोषणा। पूर्व राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन को चेन्नई साउथ से दी टिकट, तो कोयम्बटूर से मैदान में उतरेंगे अन्नामलाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया झटका, कहा पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट करे बंद। ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ, केंद्र ने एक दिन पहले ही किया था नोटिफाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि से सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करने को लेकर पूछे सवाल। कहा जब कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी तो डीएमके नेता को मंत्री बनाना असंवैधानिक कैसे। शेयर बाजार में तेजी, 539 अंकों की तेजी के साथ 72,641 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 172 अंकों की तेजी के साथ 22,011 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। गुरुवार यानी 21 मार्च को कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों मीडिया के सामने आए। तो क्या कहा कांग्रेस ने और बीजेपी की तरफ से दिया गया क्या जवाब, देखिए ये रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर लिया है। खड़गे ने कहा लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उसकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाएं। तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले एक महीने से हम हमारे 285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए तो बीजेपी उनके बचाव में सामने आ गई। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में एक बहाना ढूंढ रही है। देश में लोकतंत्र कायम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि अधिकारियों को दोषी ठहराने की जगह कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारे। साफ है, चुनाव में इस बार कांग्रेस को केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी लड़ना है। चुनाव आयोग सवालों में है। सवाल निष्पक्ष चुनाव पर भी हैं और सवाल चुनावी चंदे पर भी हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। तो क्या है इस डेटा में जिससे उड़ सकती है बीजेपी की नींद, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने की सभी कोशिशों के बावजूद आखिरकार चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हो ही गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को डेटा सौंपा और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उसे पब्लिश भी कर दिया। लेकिन इस डेटा में सारा विवरण नहीं था, जिसके बाद ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एसबीआई को जोरदार फटकार भी लगाई। कोर्ट ने एसबीआई के रवैये की आलोचना की और मामले में 18 मार्च को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें और कोर्ट में
हलफनामा दाखिल करे कि उसने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए SBI ने तय समय से 1.5 घंटे पहले ही यानी 3:30 तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी। SBI ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। SBI ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जिसमें ये बताया गया है कि बैंक अकाउंट नंबर और KYC के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोका गया है। सुरक्षा कारणों के चलते डोनर और राजनीतिक दलों के KYC नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। SBI से मिले चुनावी बॉन्ड के डेटा को चुनाव आयोग ने कुछ ही देर बाद अपनी वेबसाइट पर पोस्ट भी कर दिया है और अब लोग किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया इस बारे में भी पूरी जानकारी देख सकेंगे। आयोग द्वारा पहले जारी किए गए डेटा से केवल ये पता चल रहा था कि किस कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक दल को कितने का चंदा मिला। चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है और इससे बीजेपी चिंता में दिख रही है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसले ने भी बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। आयोग ने पीएम मोदी के चुनाव कैंपेन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। तो क्या है आयोग का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई गई है। वहीं चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की शिकायत के बाद उन पर अपना शिकंजा कस लिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी कि प्रधानमंत्री के मैसेज में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने IT मंत्रालय को तुरंत मैसेज भेजना बंद करने का निर्देश दिया है और मामले पर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल लोगों के व्हाट्सएप पर सरकार के IT मंत्रालय द्वारा विकसित भारत संकल्प नाम से मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी नाम से एक वीडियो भी प्रसारित किया जा रहा था, जिसे लेकर विपक्ष की शिकायत थी कि आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद भी इस मैसेज के जरिए भारत सरकार की योजनाओं के नाम पर पीएम मोदी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने सख्ती से पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता की उल्लंघन की 2 और शिकायतें चुनाव आयोग में लंबित हैं और चुनाव आयोग के इस रुख के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उन शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर ये कार्रवाई इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा और ये लोकसभा चुनाव जिसे वो पीएम मोदी के नाम पर जीतना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विकसित भारत संपर्क व्हाट्सएप मैसेज पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब संकेत मिल रहे हैं कि पीएम के खिलाफ दूसरी शिकायतों पर भी आयोग फैसला ले सकता है। तो दूसरी तरफ आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा फैसला सुनाया है। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के सीएम भाग नहीं रहे, वे सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वे पेश होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश ASG SV राजू से सवाल किया कि आप उन्हें एक के बाद एक समन क्यों भेज रहे हैं। उन्हें अब तक 9 समन भेजे जा चुके हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से किसने रोका है। कोर्ट के सवालों पर ASG ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हमने उन्हें जांच में आने को कहा। हम शायद अरेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं भी। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है कि उनकी याचिका को खारिज नहीं किया गया है, ईडी से जवाब मांगा गया है और 22 अप्रैल को कोर्ट तय कर देगा कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएगी या सिर्फ पूछताछ की इजाजत मिलेगी। केजरीवाल की याचिका खारिज नहीं की गई है, लेकिन गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगाई गई है, यानी दिल्ली के सीएम पर संकट बना हुआ है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए कानून पर भी सवाल बने हुए हैं। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 5 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही सरकार को एक राहत भी दे दी गई है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है।
नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। अगर इस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं, हम उन पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस दत्ता ने सवाल किया कि एक पोस्ट के लिए 5 नाम हैं, 2 के लिए आपने केवल 6 भेजे, 10 क्यों नहीं? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से तो यही पता चलता है। वे 200 नामों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन समय कितना दिया गया है? शायद 2 घंटे। 2 घंटे में 200 नामों पर विचार कैसे होगा? आपको पारदर्शिता रखनी थी। दरअसल प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सर्च कमेटी ने 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए। 14 मार्च को चयन समिति की बैठक हो गई। उन्हें पता था कि 15 मार्च को हम कोर्ट आने वाले हैं। विपक्ष के नेता का कहना है कि मुझे 10 मिनट पहले नाम दिए थे, इससे पहले 200 नाम भेजे थे। ये सब हमारी याचिका को निरर्थक बनाने के लिए किया गया था। एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि जरूरी नहीं कि चुनाव आयुक्त का चुनाव करने वाली कमेटी में तीसरा व्यक्ति सीजेआई हो, लेकिन सीजेआई जैसे विश्वसनीय व्यक्ति को लाया जाना चाहिए था। चुनाव नजदीक हैं, लोकतंत्र संकट में है। सीजेआई एक समिति बना सकते हैं जो नियुक्तियों की जांच करे। फिलहाल कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कानून को लेकर जरूर सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को राहत जरूर मिल गई है, तो दूसरी तरफ रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट की सख्ती के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। तो क्या है मामला जिस कारण से पतंजलि को मांगनी पड़ी माफी? देखिए ये रिपोर्ट। भ्रामक विज्ञापन को लेकर रामदेव की कंपनी पतंजलि मुसीबत में फंस गई है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपनाए हुए था। कोर्ट ने पतंजलि से भ्रम फैलाने वाले, झूठे दावे करने वाले विज्ञापन को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद पतंजलि के विज्ञापन प्रसारित होते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के संकेत दे दिए थे। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्यों ना इन दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद पतंजलि ने अपने रुख से यू टर्न ले लिया। पतंजलि के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है और ये भी कहा कि अब ये विज्ञापन फिर से प्रसारित नहीं किए जाएंगे। अपने माफीनामे में बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी ने मीडिया विभाग के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण दोनों को ही फटकार लगाते हुए सवाल किया था कि उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल क्यों नहीं की जाए। दरअसल कोर्ट ने पहले ही अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन पतंजलि की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि की माफी को स्वीकार करता है या फिर रामदेव और बालकृष्ण पर अवमानना की कार्रवाई को शुरू करता है। फिलहाल कोर्ट को तय करना है कि वो रामदेव और बालकृष्ण की माफी स्वीकार करता है या कंटेम्प्ट का मामला शुरू करता है। कोर्ट के साथ ही इस समय सभी की नजर देश के टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल जेएनयू पर टिकी हुई है। 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, 22 मार्च को वोटिंग है, तो किसका पलड़ा दिख रहा है भारी? देखिए ये रिपोर्ट। जेएनयू का कैंपस इस समय जय भीम, भारत माता की जय और लाल सलाम के नारों से गूंज रहा है। ढोल और तुरही की आवाज, अपने अपने नेताओं के जयकारे और संगठन के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। 22 मार्च को जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच डिबेट हुई। जेएनयू के इस डिबेट को देखने के लिए झेलम लॉन में छात्रों की जबरदस्त भीड़ जुटी और जमकर नारेबाजी भी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और उनकी देखरेख में ही अध्यक्ष पद के लिए डिबेट कराई गई। इस दौरान छात्र संगठनों के उम्मीदवारों ने मणिपुर हिंसा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, किसानों का विरोध,
चुनावी बॉन्ड और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से लेकर देश और विदेश के तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही विश्वविद्यालय की समस्याओं को भी उठाया। संयुक्त वाम गठबंधन की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय ने बेरोजगारी, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के माध्यम से शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुद्दा उठाया। साथ ही जेएनयू परिसर में पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से निपटने का वादा किया। धनंजय ने उमर खालिद, शर्जील इमाम के संघर्षों की याद दिलाई और कहा कि हम उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर की रिहाई की मांग करते हैं। हम संविधान को मानते हैं जिसमें लिखा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा। हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी और संघ से संबंध एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमेश चंद्र अजमीरा ने छात्र अधिकारों के मुद्दे उठाए, तो एनएसयूआई के उम्मीदवार जुनैद रजा ने वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों समूहों की आलोचना की। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहां एक और बीजेपी का भंडार इलेक्टोरल बॉन्ड से भरा हुआ है, वहीं बाकी विपक्षी दल उसके आगे कंगाल से नजर आते हैं। उसी पर कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज करना उनके किस डर को दिखाता है, तो आएगा तो मोदी ही क्या इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।